Let's say this is a Ferrari wheel. We want to spend the electricity on grinding the stuff. Now understand them one by one that what happens and how these are different from each other. तो इसी को अगर आप 2 साल बाद देखोगे तो कितने बुरे हाल हो जाते हैं इसके. We want to write with the ink pen. Why? Because it is under our control. Sliding friction का मतलब ये नहीं कि हमें tilt ही करना पड़ेगा. Friction को measure करने का तरीका क्या है? जहाँ पर हमारा force यानी हमारी energy. Hello dear kiddos, welcome to YD's Concept Classes, a bridge to transform information around you into a long-lasting knowledge. And this is our 6 to 8 zone, where we are covering chapter 9th of class 8 science, that is friction. Have you heard about this before? Yes. Previous chapter, force, types of force, contact force, non-contact force. Remember? Yes. So, at least you know this word. Now, from here, you have to get into the detail and understand that how this friction word is coming into the picture, whether it is helpful for us or not. So let's understand this chapter with the help of this Ferrari wheel. So let's say this car with this wheel is moving on a Formula 1 race car track. ठीक है, अब ये full speed से चल रही है और let's say हम इसी कार को लेके चले गए in this ice skating ground. Now, will you expect the same kind of race in this ice ground also? क्या ये possible है कि ये same speed के साथ इस ground पे भी चलेगी? अगर बिना साइंस को ज्यादा इन्वॉल्व करे आप पूछोगे ना तो बोलेंगे नहीं चलेगी, स्लिप हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना. दीज आर द कॉमन वर्ड्स दैट यू विल हियर. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? देखो ऑब्जेक्ट तो सेम है, यहाँ पर भी ये सेम वही व्हील है जो हम यहाँ लेके चले गए, कहाँ पर, आइस स्केटिंग ग्राउंड पे. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज इन बिटवीन द सरफेस. हियर द ग्राउंड इज वेरी स्मूथ, है ना. आइस हॉकी ग्राउंड कैसा होता है? स्मूथ होता है. फॉर्मूला 1 रेसिंग कार का ट्रैक कैसा होगा? थोड़ा सा रफ होगा, है ना. सो व्हाट इज हैपनिंग? Both the surfaces are different, object is same, but both are offering different kind of contact, different kind of friction. Here comes the friction word into the picture. Let's understand them more, this word friction, with the help of these two pens. बहुत commonly use करे हुए हैं. कौन से हैं? The first one is ball pen, the another one is ink pen. Now, some students says कि हमें ना बॉल पेन से लिखना बड़ा अच्छा लगता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप फटाफट हाथ चलता है मक्खन की तरह, है ना. वहीं पर कुछ बच्चे बोलते हैं कि नो, वी वांट टू राइट विद द इंक पेन. व्हाई? बिकॉज इट इज अंडर आवर कंट्रोल. हमारा हाथ स्लिप नहीं होता, हम जैसा चाहते हैं वैसा हम अपनी मर्जी से राइटिंग बना सकते हैं, बोलते हैं ऐसा ना. व्हाई इट इज हैपनिंग? अगर कभी भी लिखा हो तो देखना इंक पेन से लिखते वक्त हाथ जल्दी थक जाता है. इट मीन्स वी आर पुटिंग सम फोर्स एंड ड्यू टू विच वी आर गेटिंग ड्रेन्ड आउट, थक जा रहे हैं, है ना. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? लेट्स से here in this while writing with this ball pen we are applying 10 Newton of force. ठीक है, हम 10 न्यूटन का फोर्स लिख रहे हैं, लगा रहे हैं इसको इस पेपर पे आगे को चलाने के लिए. इन दिस डायरेक्शन वी आर मूविंग, है ना. तो फोर्स हमारा यहां से लग रहा है और इसको चलाते वक्त लेट्स से हमारा 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. ठीक है, अब हमने इससे पहले वाले चैप्टर में यानी 4th चैप्टर में क्या पढ़ा था? बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, है ना. इट मीन्स अगर ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसने कुछ फोर्स को ओवरकम किया होगा, तभी तो चल रहा है ना. तो लेट्स से यहां से जो फोर्स इसको चलाते वक्त इस साइड को जो फोर्स लग रहा था वो था यहां पर कितना? 9 न्यूटन का. ठीक है, और 20 न्यूटन इसको लग रहा है किसको? इंक पेन को चलाते वक्त. सो लेट्स से यहां से फोर्स लग रहा था इन दिस अपोजिट डायरेक्शन 19 न्यूटन का. अब बताओ द अपोजिंग फोर्स, ये दोनों ही पेन इस डायरेक्शन में चल रहे हैं ऐसे, है ना. लेकिन हमको एक को चलाते ज्यादा मेहनत लग रही है, यानी कि हमको वहां से दूसरी साइड से कोई रोक रहा है चलाने के लिए, है ना. तो कहां पर ज्यादा रोक रहे थे, कहां पर ज्यादा फोर्स का रोका जा रहा था? दिस साइड, isn't it? So that shows where friction is high. देखो बेटा, फ्रिक्शन को मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई मशीन तो लगी नहीं है कि कहां पे फ्रिक्शन, देखो 19 न्यूटन का फोर्स में लगा रहा हूं, ऐसा नहीं. फ्रिक्शन को मेजर करने का तरीका क्या है? जहां पर हमारा फोर्स यानी हमारी एनर्जी ज्यादा लगे किसी चीज को मूव कराने के लिए, इसका मतलब दूसरी साइड से उतना ही फ्रिक्शन लग रहा है. ठीक है, अब देखो इंक पेन को चलाने के लिए ज्यादा फोर्स लगता है, इसका मतलब वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा है. अब क्यों ज्यादा है वो मैंने आपको बताया, क्यों ज्यादा है. बिकॉज दिस 20 न्यूटन फोर्स वाज देयर बिकॉज वी वर ओवरकमिंग सम फोर्स विच वाज ऑलमोस्ट नियर टू दैट, है ना. यहाँ 19 न्यूटन का फोर्स था, अब 19 न्यूटन का फोर्स और आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो क्या चलेगा पेन? नहीं चलेगा. गॉट इट? सो दिस way you can understand the fact that how friction comes into the play and where it is more and where it is less. Moving ahead and let's try to understand the definition of friction. देखो, friction when it comes
when the two bodies are in contact with each other. ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है that friction is a type of force where contact is required. It is a type of contact force, isn't it? Yes. So two surfaces needs the contact. If I want to write with the stylus, I can't write until unless I get into the contact with this board. When I will get into the contact with this board, then only I can write. ठीक है? Next, the frictional force always acts opposite to the direction of motion. इससे पहले वाला पिक्चर देख लो, ये वाला. यहाँ पर क्या हो रहा था, हम we want to write towards the लेफ्ट हैंड साइड, हम ऐसे करके मूव करना चाह रहे हैं, लेकिन हमको फ्रिक्शनल फोर्स रोक रहा है ना, उसको मूव करने के लिए हमको अपना फोर्स लगाना पड़ रहा है टू ओवरकम दैट. सो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. गॉट इट? नाउ थर्ड वन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू मूविंग ऑब्जेक्ट. अब इसको सारा समझो ध्यान से. इससे पहले जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, कौन सा, जहां पर पेन वॉज मूविंग ऑन द पेपर. सो पेपर तो मूव नहीं कर रहा था, ओनली पेन वॉज मूविंग, इजंट इट? सो हमने सिंपल बोल दिया द फ्रिक्शन फोर्स वॉज अपोजिंग द मोशन ऑफ द पेन. बट when the two objects which are in contact with each other are moving, both the surface are moving. Let's say this is the hand, these are the hands. ठीक है? अब ये दोनों अगर मूव कर रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, सरफेस भी मूव कर रही है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, दिस सरफेस इज अपोजिंग द मोशन ऑफ दिस सरफेस, है ना, एंड द वाइस वर्सा. यानी दोनों ही ऑब्जेक्ट, दोनों ही सरफेस एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को अपोज कर रही हैं. द सेम थिंग इज रिटन हियर. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ टू मूविंग ऑब्जेक्ट. जब दोनों ही ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करते हैं तब वो एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं. गॉट इट? नाउ हाउ कैन वी समराइज द फुल डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन? हियर इट इज. फ्रिक्शन इज अ फोर्स. पहली बात तो पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन है क्या. फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच ऑलवेज अपोजेस, ठीक, विच ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. ठीक है, दोनों ही ऑब्जेक्ट जो कॉन्टैक्ट में है उनके एक दूसरे के मोशन को वो अपोज करता है. दैट इज फ्रिक्शन. एम आई क्लियर? चलो, मूविंग अहेड. नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस फुटबॉल विच इज केप्ट ऑन 2 different places, ऑन प्लेग्राउंड एंड इनसाइड हाउस वेयर देयर आर टाइल्स. दोनों ही जगह जाके हमने 10 न्यूटन के फोर्स के साथ इसको किक कर दिया. तो आप बताओ कहां पर ये बॉल जल्दी रुकेगी? तो आप बोलोगे मैम प्लेग्राउंड में जल्दी रुकेगी. क्यों? क्योंकि वहां फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है, वहां पे अनइवन सरफेस है, यहाँ पे बड़ी स्मूथ सरफेस है, तो बॉल नहीं रुक पाएगी, वो बहुत दूर तक जाएगी, है ना. तो इसका मतलब क्या कि जहां पे स्मूथ सरफेस है वहां फ्रिक्शन नहीं होता. ओके, सी हियर, दिस बुक एंड टेबल बोथ आर लुकिंग स्मूथ. कहीं पे कोई फ्रिक्शन तो नहीं दिख रहा हमको, तो क्या यहाँ पर फ्रिक्शन बिल्कुल जीरो है? नो. Actually, when you will check these surfaces under the microscope, then you will see कि वो स्मूथ नहीं है, वो बिल्कुल प्लेन नहीं होती. हर सरफेस में कुछ इस टाइप का अनइवननेस होता है. क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं डिप्स एंड माउंटेन्स. ठीक है, ईच एंड एवरी सरफेस इज हैविंग सम माउंटेन्स एंड वैलीज. माउंटेन्स पे गए हो ना, पीक देन नीचे वैली, सेम थिंग. ठीक है, अब होता क्या है, when the two surfaces which are having these dips and mountains come in contact with each other, let's say this is one of the surface, this is another surface, and these are the dips and mountains. ये irregularities है, fingers. ठीक है, so when these two come in contact with each other, तो क्या होगा, ये dips and valleys आपस में interlock हो जाएंगी. interlock जब होती हैं तो इसको ओवरकम करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है ना. तो जितना ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी उतना ज्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ेगा. और मैंने अभी क्या बताया था, व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन को मेजर करना मतलब हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज द मेजर ऑफ फ्रिक्शन. तो जहां पर हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है टू ओवरकम, इट मींस इट इज हैविंग मोर फ्रिक्शन. गॉट इट? सो जितनी ज्यादा इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होंगी, जितना गहरी इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होंगी, उतना ज्यादा इंटरलॉकिंग होगा और उतना ही ज्यादा वहां पर क्या होगा, फ्रिक्शन. Am I clear? So what is the cause of friction? Irregularities, the interlocking between the irregularities. Got it? तो पढ़ो उसको आगे देखो. All the surfaces when zoomed under the microscope, they seems to be having containing hills and valleys. इसी को dips and valleys बोलते हैं. That interlock when they move or rub on each other. जब वो कांटेक्ट में आते हैं, रब होते हैं, तो वो आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं और उसी को हमें ओवरकम करना पड़ता है. This unevenness of the surface is called roughness or irregularities. Am I clear? Now, rough surface will be having more irregularities. Obviously, rough surface में ज्यादा वो dips and mountains होंगे, ज्यादा dips and mountains होंगे तो ज्यादा interlocking हो जाएगी, तो more friction. Got it? Okay.
Other than irregularities, there is one more reason for this friction. What is that? Adhesive force. What is adhesive force? When two objects come in contact with each other, तो होता क्या है, उन दोनों ऑब्जेक्ट में जो कांटेक्ट में हैं वहां पर बॉन्ड बनने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपस में स्टिक रहते हैं एक दूसरे के साथ. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. व्हेन टू सर्फेसेस आर इन कांटेक्ट, दे स्टार्ट फॉर्मिंग बॉन्ड्स एंड बिगिन टू स्टिक टू ईच अदर, एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एडहेशन. क्या बोलते हैं इसको? एडहेशन. दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एडहेशन. ठीक. नाउ व्हेन वी ट्राई टू मूव ऑब्जेक्ट्स जो कि आपस में कांटेक्ट में है, होता क्या है, वी आर बेसिकली ब्रेकिंग द बॉन्ड एंड वी आर ट्राइंग टू ओवरकम, है ना. तो जितनी ज्यादा देर तक अगर दो ऑब्जेक्ट साथ में रहेंगे उतने ज्यादा बॉन्ड बन जाएंगे, तो फिर हमको उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको ओवरकम करने के लिए. ठीक है. तो इससे भी फ्रिक्शन इंक्रीज होता है. इट इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, सो यू कैन स्किप इफ यू वांट. इररेगुलरिटीज पे क्वेश्चन पक्का आता है. ठीक है. मूविंग अहेड. नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन? देखो, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट और सरफेस, ये मैंने अभी बताया था आपको. कहां पर? फुटबॉल वाले में. तो जहां पर अनइवन यानी रफ सरफेस होगा वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा होगा, जहां पर स्मूथ सरफेस होगा वहां फ्रिक्शन कम होगा. नाउ आई होप यू नो द रीजन. रफ सरफेस, मोर इरेगुलरिटीज, मोर इंटरलॉकिंग, मोर फ्रिक्शन. ठीक है. और वाइस वर्सा, यू कैन गो फॉर द स्मूथ सरफेस. नेक्स्ट, surface area in contact. To understand this surface area in contact, let me give you example of my hand. Okay, during the winters what we do, जब हमारे हाथ बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं हम क्या करते हैं, हम ऐसे hands को इस तरह से रब करते हैं, है ना. यानी हम क्या कर रहे हैं, हम फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं दोनों हैंड्स, दोनों सर्फेसेस के बीच में. ठीक. अब फ्रिक्शन कब ज्यादा होगा? जब आप दोनों ही सरफेस को ऐसे रब करोगे तब ज्यादा होगा, या फिर आप एक फिंगर से ऐसे रब करो तब ज्यादा होगा. कहां पे ज्यादा होगा? ऑब्वियसली व्हेन यू विल रब टू हैंड्स टुगेदर. व्हाई? मोर सरफेस एरिया. जितनी ज्यादा सरफेस उतनी ज्यादा इरेगुलरिटीज, उतनी ज्यादा इंटरलॉकिंग, सो मोर फ्रिक्शन. छोटा सा सरफेस, छोटा सा इंटरलॉकिंग, तो लेस फ्रिक्शन. गॉट इट? सो इट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया ऑल्सो. नेक्स्ट, हाउ हार्ड द टू सरफेसेस आर प्रेस टुगेदर. अब देखो, कभी भी जैम का बॉटल का ढक्कन लगाया है, जैम के बॉटल का, कोई भी बॉटल का कभी कैप लगाया आपने? लगाया होगा, है ना. तो कैप का जो टॉप होता है, जो अंदर का रिंग होता है, वहां पर कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं जिससे वो अंडरलॉक होता है. सो मोर यू विल प्रेस इट हार्ड, उतना ज्यादा आपको खोलने में मेहनत करनी पड़ेगी. तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो गया. इजंट इट? सो इफ यू विल प्रेस समथिंग हार्ड, ऑब्वियसली देयर विल बी मोर इंटरलॉकिंग, सो मोर फ्रिक्शन इट विल प्रोड्यूस. लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ अगेन माय हैंड. वन सरफेस dips and mountains, another surface dips and mountains. If I am not going to press, खाली ऐसे सब टच किया हुआ है, इंटरलॉकिंग है, प्रेस नहीं है, टच किया हुआ है, so less force I need to apply to overcome. But if it is pressed hard, then I have to apply too much of force to overcome this. So more the two objects are pressed together, more is the interlocking and leading to the more friction. Am I clear? चलो. Now moving for types of friction. Basically there are 4 types of friction that we need to study. लेकिन जो फोर्थ वाला है वो होता है फ्लूइड्स में, तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे लास्ट में. अभी हम देखते हैं फर्स्ट 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन विच आर इन द सॉलिड्स. ठीक है. स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन. नाम से पता पड़ रहा है, अगर इंग्लिश वर्ड को ध्यान दो तो नाम से ही पता पड़ रहा है. स्टैटिक, रुका हुआ. स्लाइडिंग, स्लाइड करने वाला. रोलिंग, रोल, समथिंग विच कैन रोल. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस बुक. बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, रुकी हुई है, स्टैटिक. यहां पर स्लाइड कर रही है, पहले से चलती हुई आ रही है, स्लाइड कर रही है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन. यहां पर हमने इसको पेंसिल पे रख दिया, यानी पेंसिल रोल कर सकती है, तो रोलिंग फ्रिक्शन. ठीक है. नाउ अंडरस्टैंड देम वन बाय वन दैट व्हाट हैपेंस एंड हाउ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन में होता क्या है, बुक इज केप्ट ऑन द टेबल. इफ इट इज केप्ट ऑन द टेबल मतलब प्रॉपर बहुत देर से रखी हुई है ना, तो टाइम इज देयर. नाउ both the book and table both are having irregularities. अब irregularities अगर हैं और बहुत टाइम से एक साथ रखी हुई हैं तो आपस में अच्छे से इंटरलॉक होगा, हो ना. तो हमने अभी क्या पढ़ा था, when the interlocking is more in the irregularities, friction is high. That's why here the friction is highest. ठीक है. एक और रीजन हमने एडहेसिव फोर्स ही पढ़ा था. क्या था एडहेसिव फोर्स? व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर फॉर अ लॉन्गर टाइम. जितना देर तक वो कांटेक्ट में रहेंगे उतने ज्यादा वहां पे एडहेसिव फोर्स बनने शुरू होते हैं, है ना. तो हमें उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए. ठीक. दैट्स व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज हाईएस्ट, क्योंकि हमें वहां बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए.
ठीक है। कमिंग टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, पहले तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब समझो। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब ये नहीं कि हमें टिल्ट ही करना पड़ेगा, हमेशा टिल्टिंग वाला चीज स्लाइडिंग नहीं होता। अगर सरफेस स्ट्रेट है एंड लेट्स से दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, नाउ इट इज, इफ इट इज मूविंग, इट इज नॉट एट रेस्ट, रेस्ट पे होगा तो क्या है, स्टैटिक, बट इफ इट इज मूविंग, इट हैज स्टार्टेड मूविंग, देन इट इज स्लाइडिंग ओवर इट, इसको भी स्लाइड बोलते हैं। ठीक है, तो स्लाइड मीन्स डजंट नेसेसरी दैट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी टिल्टेड, slide means it is just in motion. Got it? Now what is happening in this also, the object and the surface yani book and the table are in contact, but this book is continuously moving. पहले वो इस वाली surface के साथ contact में थी, थोड़ी देर में यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे आ गई, तो what is happening, the book is changing its place, so it is not able to interlock properly with the irregularities of one area. वो कंटिन्यूसली मूव हो रहा है, टाइम नहीं मिल रहा उसको प्रॉपर इंटरलॉकिंग का, दैट्स वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। गॉट इट? स्टैटिक फ्रिक्शन में प्रॉपर टाइम था, आपस में अच्छे से इंटरलॉक हुआ तो ज्यादा फ्रिक्शन, यहाँ पे कम इंटरलॉकिंग हो रही है तो कम फ्रिक्शन, दैट्स वाई इट इज लेसर देन द स्टैटिक। मूविंग टू रोलिंग फ्रिक्शन, बेटा रोलिंग फ्रिक्शन में तो हमने करा क्या, हमने तो सरफेस ही उठा दिया ना ऊपर। पहले पूरा का पूरा बुक कॉन्टेक्ट में था टेबल के, अब हमने उसको पूरा ऊपर को हवा में कर दिया और उसके नीचे लगा दिए छोटे से व्हील्स, अभी तो यहाँ पेंसिल लगाया व्हील्स। Now what is wheels are doing? First of all, wheels can roll. Now check out the surface area of wheels and the this book, which is more? Obviously book. और हमने क्या पढ़ा था? More is the surface area, more is the friction. Lesser is the surface area, lesser is the friction. तो यहाँ पर तो हमने surface area ही कम कर दिया, बहुत drastic change हो गया. That's why rolling friction is the least among all these three. Got it? So here is the proper picture to understand the static, sliding and rolling. देखो static में no motion, तो पहले से कोई force नहीं था, only friction was there. Here already the force was there, the object was moving with some force, है ना, तो हमें फिर इसको move और करना है, तो यहाँ पे sliding friction जो कि कम होता है। Rolling में the object is rolling, it is not sliding, तो हमने क्या करा, सीधे से surface area को कम कर दिया, only this much surface area is right now in contact, यहाँ पे कितना ज्यादा था, ठीक है। So that's why this is the sequence. Rolling friction is least, then sliding, and then highest is the static friction. Got it? Okay. Now we have to check for one device which can measure this friction, and that is called spring balance. ऐसा कुछ दिखता है and this picture can come for identification. Exam में ऐसा picture दे देते हैं, बोलते हैं ये क्या है, ठीक है, what it is used for. Now if you will check out the spring balance properly, तो यहाँ पर न्यूटन लिखा हुआ और यहाँ पर ग्राम लिखा हुआ है। अब न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, है ना, फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स, और दूसरा लिखा हुआ है ग्राम, मींस वेट। सो स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेट एज वेल एज द फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। करते क्या है, ये हुक में जो भी हमको जिसका भी फ्रिक्शन निकालना है उस चीज को ऐसे हैंग कर देते हैं या फिर उसको अटकाते हैं, एंड देन वी हैव टू मूव इट। तो यहाँ पर जो इसका ये पॉइंटर है ना, ये वाला, वो पॉइंटर ऊपर नीचे मूव करता है, ठीक है। तो पॉइंटर अगर जितना नीचे को मूव करेगा यानी उतना ज्यादा हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, दैट्स इट, ठीक, सिंपल है। यू कैन रेड इट आउट यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस, वी कैन फाइंड आउट द फ्रिक्शनल फोर्स और ऑल्सो वी कैन मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। वही फ्रिक्शनल फोर्स की बात हो रही है बेसिकली। कैसे करते हैं वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, द सेम थिंग इज गिवन इन द एनसीईआरटी हेल्प बॉक्स ऑल्सो, दैट ऑरेंज बॉक्स। गॉट इट? चलो मूविंग अहेड, नाउ वी हैव टू गो फॉर फ्रिक्शन, अ फ्रेंड और अ फो, मतलब ये दोस्त है या दुश्मन है। एक्चुअली फ्रिक्शन इज अ फ्रेनिमी, नया वर्ड है ना, फ्रेनिमी मतलब फ्रेंड भी है और एनिमी भी है। वो बोलते हैं ना, सहा भी नहीं जाता और रहा भी नहीं जाता, बस वही वाली हालत है इसकी। यस, फ्रिक्शन इज हेल्पफुल फॉर अस, हाउ, चेक इट आउट। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, बेटा ये एडवांटेजेस को याद करने के लिए ना कोई ऐसा रटने की जरूरत नहीं है। एनीथिंग दैट यू सी इन योर डेली लाइफ और यू डू इन योर डेली लाइफ, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। यू च्यू योर फूड, इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द टीथ एंड द फूड। अगर दांत ही नहीं होंगे, सोचो जिसके दांत नहीं होते वो खा पाते हैं क्या? वाई? बिकॉज फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन विच योर टीथ आर प्रोवाइडिंग, गम्स कैन प्रोवाइड, दैट्स वाई। हाउ यू आर वॉकिंग, अगेन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। अगर प्रॉपर ग्राउंड नहीं होगा, स्लिपरी ग्राउंड होगा तो फिसल जाते हैं, क्यों? फ्रिक्शन कम होने पे हम फिसल जाते हैं। फ्रिक्शन अच्छे से होगा तभी हम वहां चल पाते हैं, है ना। सो वी कैन वॉक, वी कैन रन प्रॉपरली, ऑल बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। यू कैन राइट इन योर नोटबुक, अगेन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, है ना। कैन यू राइट ऑन द ग्लास, वहां ग्लास में उतना फ्रिक्शन नहीं होता, पेपर में फ्रिक्शन होता है, दैट्स व्हाई यू कैन राइट। और क्या है, देखो वी कैन ड्राइव ऑटोमोबाइल्स, जो भी हम अपनी कार, साइकिल, स्कूटर जो भी चलाते हैं,
इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द ग्राउंड. नहीं होगा तो वो भी स्किड करेंगे. ठीक है. इसके अलावा द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो ब्रिक हम एक के ऊपर एक रख के एक स्टैक करके एक वॉल बना लेते हैं. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो अगेन द ब्रिक्स विल स्लिप डाउन, isn't it? So everything that we do in our daily life is all because of friction. That's why we say life is impossible without friction. ठीक है. तो ये पॉइंट को याद करने की जरूरत नहीं है, यहां से कुछ भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है. Now moving for disadvantages of friction. Now what are the disadvantage? The main disadvantage is wear and tear of the surface. मतलब देखो क्या, ये देखो, ये बिल्कुल नया शू लिया, ब्रांड न्यू, क्या सुंदर सोल लग रहा है ना इसका नीचे का वाला. अब इसी को अगर आप 2 साल बाद देखोगे तो कुछ इतने बुरे हाल हो जाते हैं इसके. क्या है ये? फट गया, वेयर एंड टेयर, है ना. इसको बोलते हैं घिस गया, जूता घिस गया. ठीक. इसके अलावा और एग्जाम्पल देखो, दीज आर दी ब्रेक पैड्स. अब ये नीचे वाला न्यू है, ऊपर वाला पुराना है. ठीक है. क्या हुआ? ऑल द ग्रूव्स, ऑल द इरेगुलरिटीज, वो सारी घिस गई एंड नाउ इट इज प्लेन. सो कैन इट ऑफर फ्रिक्शन? नो. सी द टायर, दिस इज अ न्यू टायर. अब ये न्यू टायर में ये जो ये डिजाइन दिया हुआ है, डिजाइन नहीं है बेटा, ये इसको बोलते हैं ट्रेडिंग. ठीक है. अब ये क्यों दिया हुआ है? बिकॉज टू प्रोवाइड द इरेगुलरिटीज. जितनी ज्यादा इरेगुलरिटीज उतनी अच्छे से इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू सर्फेसेस, सो मोर इज द फ्रिक्शन. अब जो पुराना टायर है उसमें ये इरेगुलरिटीज क्या हो गई? घिस गई, कम हो गई. तो अब यहाँ पे इंटरलॉकिंग होगी? नहीं होगी. इससे क्या होगा? कार स्किड हो सकती है ना. तो इट माइट लीड टू एक्सीडेंट. सो दैट्स व्हाई इट इज अनसेफ टू यूज सच टाइप ऑफ टायर्स. नाउ we have to check out some places where friction is harmful for us. Friction force result in the wear and tear, ये हमने देख लिया अभी. इसके अलावा और फ्रिक्शन कहाँ हार्मफुल है? कभी भी मिक्सर ग्राइंडर चलाया है? चलाते हुए मम्मी को तो देखा होगा, सुना होगा, कितनी आवाज आती है, नॉइज पोल्यूशन. वॉशिंग मशीन चलती है, नॉइज. कार चलती है, अगेन नॉइज. सो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज पोल्यूशन. उसके अलावा फ्रिक्शन कभी भी ना, अगर सपोज करो आप बहुत देर कोई मशीन चला लो, कोई भी कार चला लो, अगर कार बहुत देर चल जाती है तो क्या होता है? गर्म हो जाती है. अगर मिक्सर ग्राइंडर बहुत देर तक चला लो तो भी वो गर्म हो जाता है. अब हम सपोज जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं मिक्सर ग्राइंडर में, हमारा काम क्या है? वहां पर हमको कुछ चीज को ग्राइंड करना है. सो वी वांट टू स्पेंड द इलेक्ट्रिसिटी ऑन ग्राइंडिंग द स्टफ. लेकिन होता क्या है? थोड़ा सा ग्राइंड होता है, उसका तो सारा हीट एनर्जी आती है वहां पर. तो वो हीट एनर्जी कहाँ से आई? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, अपने आप तो आई नहीं. तो इलेक्ट्रिसिटी हीट एनर्जी में वेस्ट हो गई वहां पर. सो इट लीड्स, फ्रिक्शन लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ अननेसेसरी हीट. ठीक है. सो वेयर एंड टेयर, ये वाला वेयर एंड टेयर था, ये वाला क्या था? प्रोडक्शन ऑफ हीट, सो वेस्टेज ऑफ एनर्जी, है ना. उसके अलावा देखो ये वाला नॉइज पॉल्यूशन. उसके अलावा क्या? फ्रिक्शन अगर ज्यादा है तो हमें किसी भी चीज को ना बहुत देर चलाने के लिए बहुत फोर्स लगाना पड़ता है. अब देखो, अगर अनइवन ग्राउंड पे फुटबॉल खेलोगे तो अच्छे से खेल पाते हो? नहीं हो पाता वहां पर, है ना. अगर नॉर्मल अच्छा सा वाला प्लेग्राउंड है तो वहां पे आप प्लेन सरफेस है तो आप अच्छे से खेल पाओगे फुटबॉल को. सो दैट्स व्हाट. ठीक. सो फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो लीड टू द डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. गॉट इट. सो दिस वाज द डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन. नाउ अब हमें कहीं पर फ्रिक्शन चाहिए, कहीं पर नहीं चाहिए, तो हम क्या अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग फ्रिक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं? Yes, that is possible. We can increase the friction as well as decrease the friction. पहले देखते हैं increasing the friction, है ना. पहली बात तो हमें increasing friction चाहिए. क्यों चाहिए increase? So that we can avoid the slipping. स्लिप होने से बचना है हमें, इसलिए हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज करना है. तो कैसे करेंगे? देखो, द सोल ऑफ द शूज आर ग्रूव्ड. कभी भी देखा है फुटबॉलर के जो शूज होते हैं वो स्पेशली अलग से स्पाइक्ड होते हैं. वाई? स्पाइक मीन्स मोर इरेगुलरिटीज. मोर इरेगुलरिटीज मीन्स प्रॉपर इंटरलॉकिंग विद द ग्राउंड. So the footballer can run easily, otherwise slip हो सकते हैं, है ना. So that's why कभी भी कोई न्यू शू, कोई भी सोल, कोई भी स्लीपर ले लो, सबके शूज में सोल में ग्रूविंग होती है to avoid the slipping. That is increasing the irregularity basically, है ना. Next, the tire are treaded. अभी हमने टायर का एग्जांपल देखा था, है ना. उसमें क्या थी? ट्रेडिंग थी, वैसे डिजाइन बना हुआ था. Again, why? That treading is increasing the irregularity. So proper interlocking, more friction, है ना. सो वी वॉन्ट मोर फ्रिक्शन देयर, वी हैव इंक्रीज द फ्रिक्शन. ब्रेक पैड, साइकिल के ब्रेक पैड, कोई भी ब्रेक पैड ले लो, सारे के सारे ब्रेक पैड में क्या होता है? अगेन वो ग्रूविंग होती है. तो इरेगुलरिटी इज बीइंग इंक्रीज देयर सो दैट वी कैन स्टॉप द बाइक और द व्हीकल ऑन टाइम. ऐसा नहीं कि ब्रेक यहाँ मारा और 15 मीटर जाके रुक रही है कार, फिर तो गए तब तक तो. ठीक है. नेक्स्ट, कबड्डी प्लेयर. कबड्डी प्लेयर्स को देखे कभी? जब जैसे कोई अपोनेंट आपके रिंग में आपकी साइड में आने वाला होता है ना, तो उससे पहले सब लोग अपने हाथ में ऐसे सॉइल लगाते हैं. क्यों? Because they want to
होल्ड दैट पर्सन, उसको रोकना है ना, पकड़ के रखना है। अब वो देखो पहले ही धूप में खेल रहे होते हैं, स्वेटिंग हो रही होती है हैंड में, तो स्वेटिंग से हैंड क्या होता है, स्लिपरी होता है। अगर वो पाउडर नहीं लगाएंगे तो स्लिप हो जाएगा, तो इसलिए क्या करते हैं, अपने हाथ के फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं सो दैट दे कैन होल्ड द पर्सन, दे कैन ग्रैब द पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट, जिमनास्ट ऑल्सो अप्लाई दिस रफ पाउडर इन देयर हैंड अगेन टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। तो यानी ये जितने भी हमने एग्जाम्पल पढ़े, सब जगह पर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जहां से हम इरेगुलरिटी को बढ़ा रहे हैं। इरेगुलरिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, इंटरलॉकिंग होगा, और क्या होगा, फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा। यही चीज यहाँ पे दिखाई हुई देखो, बाय ट्रेडिंग और ग्रूविंग और अप्लाइंग दिस क्रॉस पाउडर वी आर इंक्रीजिंग द इरेगुलरिटीज ऑफ द सर्फेसेज which will lead to more interlocking between the surfaces, hence friction will be increased। बेटा ये सीक्वेंस याद कर लो, more irregularity, more interlocking, more friction, बस इतना ही। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। देखो अब हमने क्या किया, जहां पर स्लिप नहीं होना था वहां पर हमने फ्रिक्शन इंक्रीज किया। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, स्मूथ मूवमेंट के लिए यानी स्लिपरी वाले मूवमेंट के लिए हम फ्रिक्शन को डिक्रीज भी कर रहे हैं। कैसे करेंगे, लेट्स से ये कोई सरफेस है दो, है ना, और इनके बीच में ये इतनी सारी इरेगुलरिटीज हैं। अभी अगर आपस में घिस जाएंगी तो वेयर एंड टेयर होगा ना, ये देखो वेयर एंड टेयर हो रहा है। अब अगर हम किसी तरीके से इन दोनों सरफेस को कांटेक्ट में आने से रोक लें, यानी कि हम कोई एक ऐसी लेयर यहां पर प्रोवाइड करवा दें, तो क्या होगा, इरेगुलरिटी आपस में कांटेक्ट में ही नहीं आ रहे, है ना, तो कांटेक्ट में नहीं आ रहे तो क्या होगा, इरेगुलरिटीज इंटरलॉक ही नहीं होंगे, स्मूथ मूवमेंट होगा। दैट्स व्हाट। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ये किस चीज की लेयर लगा रखी बीच में, ऑयल, ग्रीज, जो ऐसे स्लिपरी वाले सब्सटेंस होते हैं ना, वो उनको क्या बोलते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स। देखो आगे, अप्लाइंग सब्सटेंसेस लाइक ऑयल, ग्रीज और पाउडर अलाउ द स्मूथ मूवमेंट ऑफ द टू सर्फेसेस। तो व्हाई, बिकॉज दे ब्लॉक द इरेगुलरिटीज, दे आर ब्लॉकिंग द इरेगुलरिटीज टू इंटरलॉक। देखो, द पाउडर विच इज स्प्रिंकल्ड, कैरम खेला है, कैरम में पाउडर डालते हैं सो दैट द स्ट्राइकर बड़े आराम से चले। अगेन व्हाई, वी आर ब्लॉकिंग द इरेगुलरिटीज बिटवीन द कैरम एंड द स्ट्राइकर। नेक्स्ट, ग्रीज इज यूज्ड इन द बाइसाइकिल। ग्रीजिंग, सारी मशीनरी जो इतने भी होते हैं सब में ग्रीज ऑयल डलता है। दरवाजों, हिंजेस में भी पुट ऑयल अगेन टू डिक्रीज द फ्रिक्शन। ऑयल इज अप्लाइड ऑन द हिंजेस, लिखा हुआ है। ठीक है, चलो नाउ व्हाट आर ल्यूब्रिकेंट्स, एक बार इनको फटाफट से नजर मार लेते हैं, इस पे क्वेश्चन आता है, ऐसे पिक्चर भी देख सकते हैं, पिक्चर में भी दिखाते हैं के बेसिस पे भी और डेफिनेशन के बेसिस पे भी। व्हाट आर ल्यूब्रिकेंट्स, द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड that can reduce the amount of friction between the two surfaces are called lubricants। for example oil, grease, powder, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, उसके अलावा आजकल एयर पैड्स भी आते हैं, एयर पैड्स उनको भी बोलते हैं, उनको भी lubricant में ही काउंट किया जाता है because they are actually blocking the contact between the two surfaces, that's why। however we can never reduce the friction to a level of zero। बेटा देखो मैंने पहले भी क्या बताया था, किसी भी सरफेस को ले लो, अनइवननेस सब जगह दिखेगी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो हम कभी भी फ्रिक्शन जीरो नहीं कर सकते until there is a vacuum। ठीक है, वैक्यूम में ही बस जीरो हो सकता है, बाकी कहीं नहीं हो सकता। नाउ कमिंग टू द सेकंड वे ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। देखो हमने पहला रीजन क्या पढ़ा, बाय अप्लाइंग द ल्यूब्रिकेंट्स, है ना, हम ल्यूब्रिकेंट को अप्लाई कर देंगे तो लेयर बन जाएगी और रिडक्शन हमारा फ्रिक्शन कम हो जाएगा। इसके बाद दूसरा आता है बाय पुटिंग द व्हील्स। व्हील्स अगर लगा लें, ये देखो दो सूटकेस हैं, किसको कैरी करना इजी है, फर्स्ट वाले को या फिर सेकंड वाले को? आप बोलोगे ऑब्वियसली सेकंड वाले को, है ना। अब बताओ क्यों? व्हाई? बिकॉज व्हील्स कैन रोल। सेकंड सरफेस एरिया, पहले से बता रही हूं मैं, व्हील्स क्या करते हैं, पूरे ऑब्जेक्ट को की सरफेस को उठा देते हैं, कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है। तो यहां पर पहले इतना बड़ा एरिया कॉन्टैक्ट में था तो मोर इरेगुलरिटीज वर इन कॉन्टैक्ट, यहां पर सिर्फ व्हील्स का इतना सा एरिया कॉन्टैक्ट में आ रहा है विद द सरफेस, दैट्स व्हाई। ठीक है, सो फर्स्ट इज व्हील्स कैन रोल, फर्स्ट रीजन। सेकंड, द सरफेस एरिया इज लेस when the object is on wheels, that's why roll-in friction is least। पढ़ लो, wheels decrease the contact surface area between the two objects, first reason। Second, the wheels allow the object to roll over the surface rather than allowing them to slide over the surface, that's why। आपने कभी देखा होगा सिलेंडर जो आजकल तो सिलेंडर देखा ही नहीं होगा, आजकल तो गैस पाइप आ गए हैं। पहले के टाइम पे जो सिलेंडर होता था ना, गैस सिलेंडर, उसको कोई लेके आता तो ऐसे पकड़ के नहीं लेके आता, उसको रोल करके ऐसे पाँव से मार मार के लेके आते थे। वाई? बिकॉज रोलिंग इज ईजी रादर देन ड्रैगिंग, है ना। स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम कौन सा फ्रिक्शन है? रोलिंग फ्रिक्शन, तो वहां हमारा एफर्ट कम लगता है। देखो, दिस रिजल्ट इन द लेस फ्रिक्शन एंड हेंस इजी मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। गॉट इट? चलो मूविंग अहेड। नेक्स्ट,
वी आर कमिंग फॉर फ्लूइड फ्रिक्शन. अभी देखो हमने सारे टाइप के फ्रिक्शन पढ़ लिए. वी हैव अंडरस्टूड दैट हाउ फ्रिक्शन इज हेल्पफुल, हाउ फ्रिक्शन इज हार्मफुल, एंड अकॉर्डिंग टू आवर नीड वेयर वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द फ्रिक्शन. ठीक है, तो ये सारा का सारा हमारा वो था जहां पे हमने सॉलिड में बात करी. नाउ वी आर कमिंग टू फ्लूइड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइड? फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लूइड मीन्स समथिंग विच कैन फ्लो, है ना. तो कौन फ्लो करता है? वाटर या फिर एयर. ठीक है, तो एयर, वाटर एंड अदर लिक्विड्स, लिक्विड कोई भी लिक्विड, कलेक्टिवली आर कॉल्ड फ्लूइड्स. ठीक है, तो उन्हीं से जो फ्रिक्शन ऑफर होता है उसी को फ्लूइड फ्रिक्शन बोला जाता है. रीड द डेफिनेशन. द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, एयर और एनी लिक्विड ऑन द ऑब्जेक्ट दैट ट्रेवल्स थ्रू देम. पानी के अंदर जो ट्रैवल करेगा तो पानी वाला फ्रिक्शन, एयर में जो ट्रैवल करेगा वो एयर वाला फ्रिक्शन, है ना. So on the object that travels through them is called fluid friction or drag. Very very important one. इस पे क्वेश्चन पक्का एक बार तो आ ही जाता है. What is drag? ठीक है, what out of the following friction what is drag called? तो फ्लूइड फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे करके दे देते हैं. रोलिंग फ्रिक्शन कौन सा वाला? ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि फ्लूइड फ्रिक्शन को ड्रैग बोलते हैं. इतना टफ ऐसे है नहीं, पता ही रहेगा. ठीक है, चलो. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच दिस फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड्स? किस पे डिपेंड करता है फ्लूइड फ्रिक्शन? ज्यादा होगा, कम होगा, कैसे पता पड़ेगा? दिस डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स. हम सारे डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके. फर्स्ट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड. कितना तेज जो ऑब्जेक्ट है वो चल रहा है, या कितना तेज फ्लूइड चल रहा है, कुछ भी कह लो, दोनों में से कोई एक चीज. नेक्स्ट, द नेचर ऑफ द फ्लूइड. फ्लूइड है कैसा? थर्ड, द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. समझते हैं इनको वन बाय वन. फर्स्ट, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड. पहले हम फ्लूइड की स्पीड को समझते हैं तो ऑब्जेक्ट की स्पीड भी अपने आप समझ में आ जाएगी. देखो, आप कभी साइकिल चला के गए हो, साइकिल तो कभी चलाई होगी, है ना. अब मान लो हवा चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में, हल्की नॉर्मल विंड इज देयर, तब आपको साइकिल चलाने में ज्यादा एफर्ट लगेंगे. या फिर वो जो स्ट्रॉम आने वाला होता है ना, जब कितनी तेज हवा चलती है उसमें आप साइकिल लेके जा रहे हो, तब ज्यादा एफर्ट लगेंगे. ऑब्वियसली स्ट्रॉम में, बिकॉज वहां पर क्या हो रहा है, विंड की स्पीड बहुत ज्यादा है आपके अगेंस्ट. So you have to overcome that force of wind and then you have to ride your cycle, isn't it? Second thing, let's say this person is riding the cycle here. ठीक है, देखो विंड अगेंस्ट जा रही है ना. अब अगर ये बंदा इतनी तेज हवा चल रही है, वो थक गया है, मुझसे नहीं चल रहा है, अब साइकिल से उतर के ऐसे साइकिल वॉक करके लेके जाए, तब ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, तब ज्यादा फ्रिक्शन इसको फील होगा. या फिर ये बहुत स्पीड से जा रहा है इसके अगेंस्ट, तब ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा. कब कम लगेगा? जब ये वॉक करके, यानी बहुत धीरे धीरे जाएंगे. वाई? बिकॉज देन इट इज नॉट काउंटरिंग द स्पीड ऑफ द विंड, इजंट इट? सो द हाउ फास्ट दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग अगेंस्ट द फ्लूइड, दैट डिसाइड्स दैट फ्रिक्शन विल बी हायर और लेस. देखो, स्पीड कम तो फ्रिक्शन कम, स्पीड ज्यादा तो फ्रिक्शन भी ज्यादा. स्विमिंग कभी अगर करी हो तो पता पड़ेगा. व्हेन वी स्विम, अभी हल्के हल्के आप बटरफ्लाई स्विम कर लो जरा, हल्के हल्के से, है ना, उल्टा होके आराम से सो के जा रहे हो, कोई फ्रिक्शन, कोई एफर्ट नहीं लगता. वहीं पर अगर आप रेस, अगर स्विमिंग कर रहे हो, स्विमिंग का कोई कंपटीशन हो रहा है जहां पे आपको बहुत स्पीड से जाना है, तो इन दैट केस यू नीड टू पुट लॉट ऑफ प्रेशर. ठीक है ना. तो मोर इज द स्पीड, मोर इज द फ्लूइड फ्रिक्शन. गॉट इट? ये देखो लिखा हुआ है, मोर इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोर फ्रिक्शन इट विल बी ऑफर्ड ऑन दैट ऑब्जेक्ट बाय द फ्लूइड. नेक्स्ट, द नेचर ऑफ द फ्लूइड. मतलब नेचर ऑफ द फ्लूइड का मतलब क्या है, क्या समझो पहले. ये देखो, मान लो ये दो कोई लिक्विड है, इनको देख के कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? ये कुछ हनी की तरह लग रहा है ना, स्टिकी स्टिकी सा. और ये कोई दूसरा लिक्विड, इसमें कोई कलर डाल दिया है, लग रहा है ना, पेंट मान लो, है ना. और यहाँ पे अगर पानी भी ले लो तो सबसे ज्यादा स्टिकी कौन? हनी, है ना. सबसे कम कौन सा होगा? अगर यहाँ वाटर भी होगा तो वाटर. अब अगर आपको एक स्पून दिया जाए और एक स्पून शुगर, 1 स्पून शुगर आपको बोला डिजोल्व करो, तो किस जगह पे आप आराम से अपना हाथ चला पाएंगे? वाटर में. हनी में यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट टू मूव योर हैंड. व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी विस्कस, वेरी स्टिकी, है ना. तो नेचर ऑफ फ्लूइड पे भी डिपेंड करता है कि कितना फ्रिक्शन लगेगा. जितना ज्यादा विस्कस लिक्विड होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन वो प्रोवाइड करेगा, उतना मुश्किल उसको उसमें से किसी ऑब्जेक्ट को पास कराना होगा. ठीक है. सो दैट इज वाई नेचर ऑफ द फ्लूइड. एम आई क्लियर? मोर विस्कस लिक्विड, मोर फ्रिक्शन. लेस विस्कस लिक्विड, लेस फ्रिक्शन. ठीक है. चलो, लास्ट, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. नाउ देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ शेप जिसको बोला जाता है स्ट्रीम लाइंड शेप. देखा है?
ये देखो बिल्कुल सिमिलर। क्या है ये है ईगल जो कि ऐसे जुई करके मूव कर रही है। ऐसे इस शेप को क्या बोलते हैं? इस शेप को बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड शेप, है ना। व्हाट इज स्ट्रीमलाइंड शेप्ड? टेपर्ड एट बोथ द एंड्स and broad at the center. Tapered at both the ends, broad at the center. This is called streamline shape. Birds के movement को observe करने के बाद ही जो एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन या कोई भी सबमरीन्स, शिप, इन सब के शेप कैसे होते हैं? बिल्कुल वैसे ही होते हैं, स्ट्रीमलाइंड। वाई? दिस शेप हेल्प्स द ऑब्जेक्ट टू कट थ्रू द एयर। देखो अगर ये टिप है तो टिप के थ्रू क्या होगा? सपोज यहां से एयर आ रही है तो एयर ऐसे करके कट थ्रू आराम से हो सकती है, इट कैन कट थ्रू। लेकिन अगर यहीं पर सपोज करो एक ब्लंट ऑब्जेक्ट है, लेट्स से दिस इज द ऑब्जेक्ट, और यहां से एयर आ रही है, तो ये कट थ्रू कैसे होगा? सिर्फ यहां वाला कट थ्रू होगा ना, ये थोड़ी कट थ्रू होगा। फिर ये क्या करेगा? ये उसको प्रॉपरली अपोज कर रहे हैं, है ना। तो पॉइंटेड एंड यानी स्ट्रीमलाइंड बॉडी हेल्प्स द ऑब्जेक्ट टू कट थ्रू द फ्लूइड। सबमरीन देख लो या कोई शिप देख लो, एयरप्लेन देख लो, सब में ऐसे ही होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज द थर्ड फैक्टर इज शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्ट्रीमलाइन बॉडी हेल्प्स द ऑब्जेक्ट टू कट थ्रू द फ्लूइड, हेंस डिक्रीजेस द फ्रिक्शन। Am I clear? So this was all about the friction chapter. I hope you were able to understand with the help of examples and the visuals. If you are still having any doubt, you can always comment. I will try to revert back there only. Until then, take care and bye bye.